हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक फिर से आपके सामने बीपीएससी के कुछ क्वेश्चंस लेके हाजिर हुआ हूँ। आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा देखने की कोशिश करें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्याओं में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। बड़ी संख्या लगभग है कितना के बराबर है, ये हमें बताना है। तो इतना ये देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। ए, मान लीजिए हमारी बड़ी संख्या है, इसमें हमारा 9 मतलब 2% की कमी हो रही है, तो ये 98% हो गया। ठीक है, 98/100। और जो हमारी बड़ी छोटी संख्या है उसको मान लेते हैं बी, उसमें हमारी कितनी 110 मतलब 10% की वृद्धि हो गई। अब इसे हम कट कर दिए, ये हमारी कट गई पूरी तरीके से एक दूसरे से। अब देखिए ए को जो हम लोग लिखेंगे बी यहाँ नीचे आ जाएगा और ये 110/98, इसको हम आपस में काट देंगे तो ये कितना हो गया 55/49 हो गया आपस में काटने के बाद। तो इसको जो हम टोटल ऐड कर देंगे, टोटल ऐड करने के बाद हमारे पास बोला दोनों संख्याओं का योग। इन दोनों को जोड़ने के बाद जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है 104। और 104 जो हमारा 480 के बराबर है। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या का दूसरा बराबर कितने की, बड़ी संख्या का पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या बोला, तो हम यहाँ पे करेंगे 480/104 गुणे में 55। ठीक, अब इसको हम 2 से काट दिए, कितना आ गया 240। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 5 और ये आ गया 2। अब हम देखेंगे किससे कटने वाली है। तो देखिए यहाँ पे सब में 13 दिया हुआ है, तो 13 का मल्टीपल पहले खोज लेंगे। 13 का मल्टीपल क्या दिया है 13, 4 या 52, तो 4 से काट देंगे क्या 13 और इसको 4 से काट देंगे तो ये 60 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3300/130। ये आपका आंसर बन रहा है। आंसर भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उस तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन आपका करते हैं। चलिए आइए, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में आपका देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। इस रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्या है, इस नंबर को दिया हुआ, ये नंबर दिया हुआ, इन दोनों को नंबर को दिया हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंतर को देख लेंगे। इस सब के अंतर को जब चेक करेंगे तो इसमें आपको हम 2 तरीका बता रहे हैं। 2 लॉजिक मेरा बना है, मैं 2 लॉजिक से इसको सॉल्व किया। एक लॉजिक है कि इन सब का सम करेंगे तो इसका सम 18 आ जा रहा है, इसका सम आपका आ जा रहा है 9, इसका सम 9 और इसका सम 9 और इस 18 को जोड़ेंगे तो ये भी 9 होता है। तो भाई अगर हम इस सब का सम देखें तो इस सब क्वेश्चन में 9 किसका सम आ रहा है 36 का। एक हमारा आंसर ये बन रहा है। अब ये भी आंसर हो सकता है। और एक लॉजिक और बन रहा है, इसमें क्या है कि ये और इसको जब हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करने के बाद उसके बीच का अंतर देखेंगे तो उसको 9 से डिवाइड करेंगे, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, इसे करने के बाद हमारा 96 आंसर बन रहा है। इन दोनों को आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि इसमें जो हम डिवीज़न का 2 लॉजिक बन रहा है, इसलिए मैं इसको आपको दे रहा हूँ कि जो आप लोग इसमें चेक कर लीजिएगा क्या आप लोग को सही लग रहा है। ज़्यादा बेटर आप लोग को जो ऑप्शन लगेगा आप उसको हैंडल करिएगा। ओके, देख लीजिए इसमें मतलब आप इसको 9 से डिवाइड करिएगा। पहले 9 से जब डिवाइड कर लीजिएगा, 9 से सब में डिवाइड करिएगा। 9 से डिवीज़न करने के बाद इसमें जो भी आपको आंसर मिलेगा, मतलब ये देखिए कि जैसे है यहाँ पे 54 आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा, यहाँ पे 24 के आसपास आएगा और यहाँ पर आपका नियर अबाउट 118 मतलब ये नियर अबाउट 16 के आएगा। ठीक है, तो आप जब इसको चेक करिएगा तो उसके बाद फिर इसमें ये अगला संख्या जो आएगा वो आपका देखिए यहाँ पे जैसे अंतर 8 का आ रहा है, इसमें आएगा, फिर 4 का अंतर रहेगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद ऐड हो जाएगा, तो ये होगा 96 के आसपास आ रहा है। ठीक है, आप इसको चेक करिएगा। चलिए उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रीजनिंग का भी एक और क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का भी है, ये भी रीजनिंग है। ओके, इसमें क्या किया गया देखिए, ये है, उसके बाद ये संख्या उसकी आधी हो गई है, मतलब क्या हुआ है 0.5 का मल्टीपल है। यहाँ पर अगली संख्या क्या हो सकती है भाई, मल्टीप्लाई 1 की हो सकती है, या फिर आधी की हो सकती है, या फिर 2 की भी हो सकती है। तो हम इसको चेक करते हैं क्या आगे वाली नंबर में क्या है। यहाँ पर देखिए 180 दिया हुआ है, 180 के बाद ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई 2 का हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया, ये इसके लग रहा है यहाँ पर 2.5 का मल्टीप्लाई हो गया। अगर 2.5 का मल्टीप्लाई ये है, ये 1 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद यहाँ पर 1.5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। तो हम देखते हैं क्या ये 1 का मल्टीप्लाई है, हाँ 120 लिख देते हैं। 120 में 1.5 का मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या ये 60 पर ऐड कर देंगे। ओ यस, ये तो इसी से हो जा रहा है, तो हम लिख देंगे 120 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है,
अब फ्रेंड हम आगे देखते हैं हमारा अगला आज का चौथा क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन बोल रहा है प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं। तो आप ही सोच लीजिए, अगर आप 5 मार्ग से प्रयागराज से पटना पहुंच सकते हैं, आप 4 मार्ग से पटना से कोलकाता जा सकते हैं, तो आपके पास टोटल कितने मार्ग हुए। एक रास्ते से आप आएंगे, फिर 4 बार इधर से जा सकते हैं। इसका मतलब ये आपका 4 बनाया, फिर एक बार इससे आएगा तो इससे फिर 4 बार जा सकते हैं, तो ये हो गया 8। इसके बाद तीसरे मार्ग से आएगा, फिर 4 बार जा सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया ये 12। इसी तरीके करते हुए इसका आंसर हो जाएगा 20। इसको सॉल्व करने का आराम से तरीका है, 5 × 4 कर लेंगे, ये आपका आंसर बना देगा 20। जैसे कि आप समझ लीजिए 1 2 3 4 5, ये पाँचों रास्ते आगे आपको कहाँ ले जाते हैं, पटना। ठीक, और पटना से फिर निकलता है 4 रास्ता, 1 2 3 4, ये आपको ले गया कोलकाता। अब फर्स्ट रास्ते से आते हैं और इस चारों रास्ते में से किसी एक से जा सकते हैं। उसी तरह सेकंड रास्ते से आएंगे और इन चारों रास्ते में से किसी एक से जा सकते हैं। मतलब ये भी 4 संभव मार्ग बन गया, ये पहले वाले से, दूसरे वाले से 4, इसी तरह एज इट इज़ करते हुए सबसे 4 मार्ग बनेगा। तो इसे 4, इसे 4, इसे 4, इसे 4, इसे 4, इसको जोड़ लेंगे तो भी 20 आ जाएगा। ये हो गया आपके लिए सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। मतलब क्या है, यहाँ पर जो दिया हुआ कथन है, जो कही गई बात है, उसमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, इस बात का आपको अनुमान लगाने के लिए कहा गया। तो ये बताइए, हर वर्ग तो आप समझ रहे हैं स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ये है, इसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, सभी भुजा बराबर है, क्या वो आयत कहलाएगा, हर स्क्वायर आयत कहलाएगा। तो हाँ भाई, ये बात तो सही है। तो दूसरी बात को चेक करेंगे, कोई वृत्त अति प्रलय नहीं है। तो अति प्रलय नहीं है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, क्या वृत्त अति प्रलय हो सकता है, ये बताइए। नहीं हो सकता है ना। ये वृत्त है आपका सर्किल की जो परिमाप है, उसकी हर जगह दूरी जो होती है वो समान होती है, लेकिन अति प्रलय की दूरी हर जगह समान नहीं, वो सर्किल का खींचा हुआ रूप होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपकी सही है। ठीक, और हर वृत्त दीर्घवृत्त है, तो हर वृत्त दीर्घवृत्त नहीं होता है, ये बात आप जान लीजिएगा। दीर्घवृत्त जो होता है इसको इलिप्स बोलते हैं, और इलिप्स कोई बराबर नहीं होता, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये बात गलत है। तो इसका मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक है सही। आंसर नंबर डी हम इसको करेंगे साइन। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मान लीजिए 30 कुर्सी है, ठीक, 30 कुर्सी को बेचते हैं तो 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब कि 30 कुर्सियों को अगर हम बेचे होंगे, यहाँ जो लिए 30 कुर्सी विक्रय मूल्य, ठीक, विक्रय मूल्य जो है वो हम कितने से कम बेचे हैं, तो 30 क्रय मूल्य से 30 क्रय मूल्य के 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। मतलब 6 कुर्सियाँ जो विक्रय मूल्य की है वो क्रय मूल्य से घट जाएंगी। समझ रहे हैं बात को ना। तो इसको हम इधर जब करेंगे तो 36 कुर्सियों के जो विक्रय मूल्य है वो 30 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगी, है ना। अब हम समझिए बात को, तो हमारे पास हानि कितने की हो गई, विक्रय मूल्य बराबर 30 और क्रय मूल्य बराबर 36। ओके, अब देखिए हमें हानि कितनी होगी, 6 की हानि हो गई। 6 की जब हमारे यहाँ पास हानि हो रही है तो हमें लिखेंगे 6/36 गुणा में 100, ठीक, 1/6। और जैसा कि हम जानते हैं 1/6 का मतलब हो गया हमारा 16 सही 2/3, ये हो जाएगा ना 100/6। इसको हम कर देंगे तो 50/3, 50/3 का मतलब 16 सही 2/3, ये आपका आंसर हो गया, जैसा कि हमने बताया आपको 16 सही 2/3। ठीक है सर, यह देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंक की एक संख्या है जिसका गुणनफल कितना है, 36 है। यदि संख्याओं में से 45 घटा दिया जाए, इसका मतलब 45 से बड़ी होगी तभी 45 घटाएंगे, तो आपस में बदल जाती है संख्या है। अब ये देख लीजिए, ये 45 से बड़ा है, ज़रूर बड़ा है, क्या इसमें से 45 घटा दिया जाए तो 4 बचेगा ना, तो ये तो आपस में बदलेगी नहीं, ये गलत बात। ठीक है, 9 चौके 36, 36 होता है सही है। यहाँ पे देखिए 7 और 3 दिया, 7 से और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होता है, जो कि 36 के बराबर ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया सीधा, यहीं पर यहाँ पे हम ये कर ही नहीं सकते।
फिर 8 चौके 32 जो कि 36 के बराबर ही नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, सीधा आंसर हो गया आपका। अब देखिए आगे क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया था। ए प्लस बी प्लस सी जब बराबर होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab हो जाता है, बस और कुछ नहीं करना था। इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे ए का मल्टीप्लाई, इसमें बी का मल्टीप्लाई, इसमें सी का मल्टीप्लाई, तो ए क्यूब हो जाता, यहाँ ए बी सी हो जाता, प्लस बी का क्यूब बटा में ए बी सी हो जाता, प्लस सी का क्यूब बटा में ए बी सी हो जाता। अब इसको देख लेते तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी बराबर 3 हो जाता। इस फॉर्मूले के तहत इसको नीचे कर देंगे तो ये आंसर आ जाता, इसका आंसर 3 हो जाएगा, सिंपल तरीका। अब चलिए आइए देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया है, इस क्वेश्चन को हम इसके ऑप्शन से करेंगे, ना कि हम उससे करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से ही इसके बेटर होगा। यहाँ पे 4 की पावर 0 रख देंगे तो 4 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ 4 की पावर 1 का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रख देंगे तो 4 की पावर 1 का 4 हो जाएगा, मतलब 8 बराबर 10 नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन तो आपका कट गया। अब आ गया 1/2, 1/2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 8 की पावर 4 की पावर 3/2 का मतलब 2 से 2 के पावर रख देंगे, 2 के पावर 2 से 2 कट जाएगा, बचते इसको लिख देता हूँ मैं 4 की पावर 1/2 प्लस 1, इसको लिख देंगे 4 की पावर 3/2, 3/2 को काटने के लिए 2 के पावर हम लिख देंगे 2 इंटू 3/2, ये कट गया, बचा 2 की पावर 3 बराबर 8 आ गया ना। अब यहाँ देखिए इस वाले को सॉल्व करेंगे, 4 की पावर -1 माइनस 1/2, 1 माइनस 4 की पावर 1/2 करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 आ गया तो 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर ऐड का साइन दिया था तो ये ऐड लगा दिए, 8 और प्लस कर देंगे 2 से तो आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा ना, ये आंसर सही है, इसका मतलब ये सही हो सकता है। अब क्या यहाँ पर जिस तरीके से हम प्लस रखे थे यहाँ पर माइनस रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इस वाले को चेंज कर देंगे तो यहाँ पर ये वाला सीन आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 8 आ जाएगा, इसलिए ये फिट होने जाएगा तो ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का 10वां क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें gx कमा दिया, इसका मतलब क्या है कि ये भाई इसको हमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है वो पूछ रहा है। ये gx है क्या, इसमें से आप बताइए gx का मान क्या हो सकता है। तो इसका 2-3 तरीका मैं आपको अभी तुरंत बता देता हूँ। यहाँ देखिए x² दिया हुआ है, क्या आप x² से x² में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 चला जाएगा, जो कि यहाँ पर x की पावर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ पे भी स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इसके पावर 4 चला जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब बचा ये, क्या x की पावर स्क्वायर करने पे इसका मल्टीप्लाई x से क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब ये चांस बनाता है थोड़ा, इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है, अभी हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, हम इसको चेक कर सकते हैं कैसे, ये दिया हुआ है, इसको इसमें से डिवाइड माइनस करना है, तो माइनस करने में यहाँ माइनस साइन दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस कर लेंगे x का क्यूब माइनस 3x², ठीक। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन दिया है, माइनस अगर हम यहाँ पर और करेंगे इसको इसमें से तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना प्लस। अब देखिए प्लस कर देते हैं, यहाँ पे तो 2x है, यहाँ पर x है, तो यह कुल मिला के हो जाएगा 3x प्लस 3x हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4 दिया हुआ है, 4 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब देखिए हमें इसी से हम डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि क्योंकि हमें पता है कि इससे जो डिवाइड करेंगे अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब जो भी हमारा आंसर है वो हमारा आ जाएगा। तो हम इसको ऐड करते हैं x² माइनस x प्लस 1, अब इसे डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना, ये हम देखेंगे x से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा x³ आ गया, ओके। फिर माइनस x² स्क्वायर हो गया, यहाँ पर प्लस यहाँ पर x आ गया ना। अब देखिए इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस ये कट गया, ये आपका आ गया कितना 2x² माइनस में ये पे आ गया, देखिए यहाँ पे आ जाएगा कितना 2x प्लस 2x -2 यहाँ उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे -2 देना होगा, ठीक। -2 का मतलब -2x² माइनस माइनस प्लस 2x, यहाँ पर -2 एज इट इज़ सेम भी दिख रहा है, यहाँ पर माइनस के यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब ये एज इट इज़ कट गया सब के सब, इसका मतलब ये 0 जवाब दे दिया, इसका मतलब यही हमारा आंसर सही है, ये आंसर हमारा सही है। इसको दोनों तरीका मैं आपको बता दिया, एग्जाम में इस तरीके से जा सकते थे जो मैंने पहले बताया, आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, ये भी आपको रिसॉर्ट पड़ेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है।
ये समीकरण आपके पास ये दिया है, ये हो गया आपका ए वाला टर्म, ये हो गया आपका बी वाला टर्म, ये हो गया आपका सी वाला टर्म। और हमें पता है दो जो मूल्य होते हैं उनका गुणनफल जब भी करेंगे तो वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी क्या दिया हुआ है के+8 दिया हुआ है, ठीक है। और ए का मान क्या दिया हुआ है 3k। और देखिए इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है हमें 3 है, मतलब ये बराबर 3 है तो इसको बराबर हम 3 के कर देंगे, इसको ला देंगे तो 9k, 9 के मतलब k+8, इसको इधर में कर देंगे तो 8 के बराबर 8 आ गया, 8 से 8 कट गया, k बराबर 1 आ गया। तो k का ही मूल्य पूछ रहा था, k का मूल्य 1 हो गया, आंसर सॉल्व। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 1 + 27/169। इसको साफ साफ आप देख सकते हैं कि ये इसके बराबर दिख रहा है, इसका मतलब 169 में 27 ऐड करने पर किसका स्क्वायर रूट बन रहा है, करके देखते हैं तुरंत। 169 में 27 ऐड किए, ओ ये तो 196 का बन गया, और 196/96 बन गया। इसको रूट में चेंज करके चेक करिए क्या यहाँ पर 13 + x/13 जो करेंगे तो किसका बन रहा है, तो ये चेक करेंगे 196/169 बराबर 13 + x/13। ये तो 13 का बन गया, ये तो एज इट इज़ पता चल गया। ये किसका है, ये तो 14 का निकल गया। 13 यहाँ पर गया 13 + x/13, इसका मतलब ये तो 13 से 13 कट गया, बराबर क्या है 14 - 13 बराबर x बराबर 1 आ गया। आप इसको 1 मार देंगे, आंसर हो गया आपका। ये देखिए क्या बोल रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त है, ठीक है। इसको ये है आपका सर्किल, सर्किल का ये बोल रहा है 40 पाई स्क्वायर। और जो बोला है ना वृत्त की त्रिज्या के बराबर का एक भुजा वाला, मतलब एक यहाँ से एक यहाँ तक का बनाया हुआ। तो आपको हम बता दें इसका क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको हमको बोला है कितना 40 पाई इंटू पाई, यही बोला है हमारे। तो हम पाई से पाई काट दिए, हमारा आर के स्क्वायर के बराबर। और हमें वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा अगर आर है तो इसका जो होगा वो स्क्वायर का, यानी वर्ग का बात कर लें हम, इसे कर लें वर्ग का जो हमारा ये होता है वो हमारा इसके, इसे मान ली ये वर्ग है, इसका हम वैल्यू ए रख लिए तो ए इंटू ए हो जाता है ना, तो ए का स्क्वायर हो जाता है। इस तरह अभी हम इसको आर मान लेते हैं तो ये आर इंटू आर हो जाएगा, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर बराबर हमारा 40 पाई दिया, बस 40 पाई मार देंगे, आंसर खत्म। अब देखिए दो संख्या दिया हुआ है, बोल रहा है दो संख्या 21 और 10 के अनुपात में है, इनका मौसा 11 है। कुछ नहीं करेंगे, एकदम साफ साफ सुथरा करेंगे। यहाँ पे 11 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे 11 का गुणा कर देंगे, इसको 110 लिख देंगे और इसको कितना लिख देंगे आप बताइए। यहाँ पर इसको देखिए हम आपको तरीका बता रहे हैं ऐड करने का तरीका। 1 हो गया, इसको ऐड कर देंगे तो 3 हो गया, और इसको लिख देंगे 2 बस, और इसको लिख देंगे 1 4 3, ये आपका आंसर हो गया। इतना जल्दी जल्दी आपको एडिशन करना चाहिए। अब देखिए एक स्मार्टफोन में ₹P में बेचने पर 10% का लाभ होता है, और स्मार्टफोन को Q में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो इसका अनुपात क्या होगा, बस सीधी बात है, रुपये को 10 रुपये में बेचना है लाभ करने के लिए। पी को कितना में 110 रुपये में बेच दिया भाई। Q को कितना बेचा, Q को बेच रहा है आपका, बोल रहा है Q को बेचा आपने 4% की हानि पे, Q को 4% की हानि पे मतलब 96 रुपये में बेचा, ठीक है। अब P/Q का मान पूछ रहा है, ठीक है। अब ये बताइए हमारा कितना हो जाएगा, आप ये इसको सही मायने में सोच के देखिए। तो इसका अनुपात जो बन रहा है 2 अनुपात बनेगा, 2 अनुपात क्या 110/96 बनेगा, और इसको हम काट देंगे तो 55/48 बनेगा, बनेगा ना। आप इसको सॉल्व करके एक बार चेक कर लीजिए। कह रहा है कि अब समझ लीजिए P जो है, P को हम 110 रुपये में रख रहे हैं, Q को हम 196 रुपये का रख रहे हैं, मतलब दोनों का मूल्य एक समान है, ठीक है। एक स्मार्टफोन है P रुपये में बेचा गया, ठीक है, क्योंकि दोनों को स्मार्टफोन है, दोनों का सेम रेट का है, दोनों सेम रेट का है, तो उसमें कोई लाभ परसेंट का मतलब अंतर नहीं हो। रेशियो का ये अंतर है कि मतलब यहाँ पर जो पैसा दिया गया वो 100 रुपये की थी, और 100 रुपये की वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, 100 रुपये की वस्तु को 110 रुपये में बेचा गया। यहाँ पर तो हमें P जो है ये P है, ये Q है। P को हम 110 रुपये में बेचे, Q को 96 रुपये में बेचे। अब ये बताइए P को 96 को बेचे तो 110 और 96 बन रहा ना, 110 और 96 बन गया, आंसर नंबर 1 भी सही हो गया। आंसर नंबर B सही है क्या, नहीं 90 है, ये 34 से तो ये नहीं हो पाएगा।
ये 78 जाएगा, कोई नहीं। इसको देखेंगे, इसको दुगना करेंगे तो क्या इसके बराबर हो रहा, हाँ यही आंसर हो सकता है। तो इसका मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक, आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ रही है, देखिए ये भी रेशियो बन रहा है, ये भी रेशियो बन रहा है, सही है। चलिए आपको अब अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है log√2। यहाँ पे क्या होता है, जब हम log बेस ए रखते हैं और यहाँ पे बी रखते हैं बराबर, यहाँ पर जो भी होगा वो m होता है, ठीक, मान लीजिए m है, तो जो भी होगा वो a की पावर m बराबर b के हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे इसके बराबर हिसाब से हम यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, log√2 दिया हुआ है, तो log√2 का जो होगा log√2 के पावर जो m होगा वो किसके बराबर होगा, 32 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम 32 के पावर को भी log√2 के बराबर कर देते हैं। 32 के पावर कितना, 32 के पावर √2 के पावर 10 कर दो, ये बराबर √2 के पावर m। m किसके बराबर हो गया, 10 के। सीधा आंसर मारेंगे 10 के, आंसर सॉल्व। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का मतलब समझे, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। समकोण दोनों को समकोण है, ठीक है। आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और कमी है, मतलब जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर कम है, ऐसे बता दूँ आपको, 6 सेंटीमीटर कम है। किसी आधार से 6 सेंटीमीटर ये ऊंचाई जो है वो a-6 है और ये a है, और इसकी जो बोल रहा है मतलब ये √2 218। अब ये देखिए √218, अन्य दो भुजाओं का ये 10 है, ये 16 है। इसका करेंगे मतलब यहाँ पे तो कमी तो 10 की है, ये कितना हो रहा है 216, ये 100। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 218 होगा, नहीं हो सकता, कभी नहीं, हटा दीजिए। 81 और ये 225, क्या इन दोनों को जोड़ने पे 218 होगा, नहीं हो सकता, हटाइए यार। ये 121 है, ये 25 है, क्या इन दोनों को जोड़ने पे 218 हो सकता है, नहीं हो सकता है यार, इसको भी हटाइए। इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सॉल्व हो गया आपका। ये इतना लंबा सॉल्यूशन क्यों करें हम, जब हमारा सॉल्व हो गया तो। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक, इसमें 4 मिलीमीटर व्यास वाला कितने लंबे तार खींचता। अब देखिए सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हमको मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं, मिलीमीटर चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए ठोस गोला दिया हुआ है, ठीक है, ठोस गोला 4/3 पाई r³ यही दिया हुआ है, और इसको हमको कितना चेंज करना है, व्यास में चेंज करना है, मतलब ये बराबर किसके हो जाएगा, इसको हम चेंज करेंगे तो व्यास में हमारा कितना πr²h, h का मतलब l मान लेना या फिर h ही रहने दो, h बहुत है। तो हम यहाँ करते हैं 4/3 पाई का पाई, यहाँ से पाई पाई कट से लौट हो जाएगा। r का मान क्या रखेंगे, तो हम r का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 30 रखेंगे, क्योंकि 3 सेंटीमीटर बराबर 30 मिलीमीटर। ओके, तो यहाँ पर रख लेंगे 30 × 30 × 30, ठीक है। इसको काट देंगे, आ गया 10, ये बराबर हो गया r²। तो r क्या है, ये इतना 4 मिलीमीटर का व्यास बनाना है, तो यहाँ पे 4 × 4 हम कर सकते हैं ना, ठीक है। तो πr²h, हाँ 4 मिलीमीटर का बनाना तो 4 मिलीमीटर का बना दिए। यहाँ से 4 से 4 हमारा कट गया, अब बचा कितना है 900,000 बच रहा है, बराबर आपका h आ रहा है। व्यास दिया था, यहाँ पर व्यास दिया था, और व्यास का क्या हो गया आपका 4 है, तो इसका ये डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 बराबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो हम यहाँ 4 लिख दिए, 4 से यहाँ पे 4 कट गया, तो यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ h का लेंथ हो गया आपका 9 मीटर। ओके, 9 मीटर आ जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या है, देखिए यहाँ दिया 15,625, ये आपका दिया है वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है। यहाँ पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह के लिए, 16% 9 माह के लिए, तो 9 माह के लिए तो ये साल भर का दिया हुआ है। एक साल में कितने बार 3 माह होते हैं, मतलब 9 माह का 3 करें तो 4 बार होते हैं, तो इसको हम 4 से डिवाइड करें तो 4% आ जाएगा, और 4% को हम लिख सकते हैं 1/25। 1/25 जब हम लिख सकते हैं, देखिए 3 बार हमको करना है, तो इसका हम 1/25 कर लेते हैं, कितना आ रहा है 625 आ रहा है। 625 का हम 1/25 कर लेते हैं, कितना आ रहा 25 आ रहा, फिर 25 का 1/25 कर लेते हैं, तो 1 आ रहा। अब देखिए जब हमें इसे करना होता है तो हम इसका 3 से मल्टीप्लाई, इसका 3 से मल्टीप्लाई, इसका 1 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 625 को 3 से करेंगे तो 6 × 3 = 18, 1875 ये हो गया आपका।
और उसके बाद क्या 25 का जब करेंगे 25 को 3 75, ठीक है, और इसका करेंगे 1। अब देखिए 75 75 का 50, तो मतलब 150 हो गया, 1950.1, ये हो गया आपका 1951, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक खिलौने के शंकु के आकार का है जिसके 7 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धगोला पर चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब एक समझ लीजिए एक व्यास का अर्धगोला है ये, और इसके ऊपर एक बना हुआ ये, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है टोटल की पूरी की 14.5 है। तो इसकी जो दिया हुआ है खिलौने का आयतन जो इतना है, तो देखिए इसका अर्धगोले का जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में व्यास वो 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये 3.5 होगा, ये 3.5 होगा, तो ये ऊपर वाला 11 होगा। बस अब हमको कुछ करना ही नहीं है। पूछा क्या है, खिलौने का आयतन पूछा, मतलब वॉल्यूम जब हमसे पूछ रहा है तो हम इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम कर सकते हैं ना। 2/3 पाई आर स्क्वायर, तो 2/3 का मतलब 2/3 22/7, ठीक है, इंटू आर का स्क्वायर कितना हो गया 7/2 कर लेते हैं, 7/2 कर लेते हैं, इंटू 7 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी, प्लस इसमें क्या हो गया आपका 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 कर लेंगे, प्लस के लिए वॉल्यूम की बोलते 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर का मान कितना दिया है 3.5 में 7/2 लिख देते हैं, सॉरी 7/2 इंटू एच का मान 11 दिया है। अब देखिए इतना लिखने के बाद हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 7 से 7 कट गया, यहाँ पे 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या आंसर आ रहा है, आप उस तरीके से देखें, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से इसको काट दें 11 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ बच रहा कटने के लिए 11 आ गया। अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं बचा है, यहाँ पे कुछ बचा नहीं बचा, यहाँ पे देखिए 1/6 नीचे आ गया पूरा, इसमें भी 1/6 बच रहा है, इसमें 1/6 1/6 का कॉमन ले लिए, बचा कितना 7 7 49, 49 का इंटू कर देंगे 11 से, 49 का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक। इसमें क्या बचा 7 ये 121 आ रहा है, और 7 का मल्टीप्लाई है, तो 121 को 77 मल्टीप्लाई 11 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बच गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कितना हो रहा है 9 4 और 9 4 13 का 1 कैरी, एंड 4 and 1 5, ओके, एंड प्लस 7 7 तो 7 एंड 7 मोर अगेन, तो 7 अगेन 7 7 7 14 और 14 का 4 1 कैरी 7 1 8, एंड वी ऐड दिस आफ्टर डिवाइड दिस। तो ऐड करने का तरीका देखिए 5 8 13, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 1386, 1386 बटा में कितना हो जाएगा 6 कर लेते हैं, ठीक, 2, ये 8 का 3 और 6 का 1, ये जो आंसर मिलेगा आपका आंसर नंबर सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा लंबा कर दिया हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको कैलकुलेशन जो था उसको लेंदी कर दिया हूँ। कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए आप इसको स्क्वायर को एक कॉमन कर लेते हैं, कॉमन करके सॉल्व करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रमानुपाती मतलब रेसिप्रोकल है, और अब से 2 वर्ष बाद की उत्क्रमण उम्र जो है उसको जब हम रेसिप्रोकल को जोड़ेंगे तो 2/3 हो जाएगी, ठीक है। तो उसके कहने का मतलब है कि आज मान लीजिए उम्र ए है, और आज की उम्र के जो हम व्युत्क्रमानुपाती है उसका 1/a-2, और आज के 2 वर्ष बाद का तो a+2, ठीक है। यहाँ पे जो इसका एडिशन है इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है। अगर इसका 2/3 आ रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या इसको हम सॉल्व करने जाएंगे, नहीं, इसको हम सॉल्व करने नहीं जाएंगे। अब हम इसको चेक करेंगे तीनों ऑप्शन से, क्या और भी ऑप्शन देखें, 4 में से 2 घटा दिए तो यहाँ आ गया 1/2 प्लस, ठीक है, 1/6, 1/6 को करेंगे तो यहाँ पे जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम कितना हो सकता है 2 के टेबल में 6 आता है, क्या 6, और यहाँ पे तो 6 हो जाएगा एलसीएम में, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या 3, और यहाँ पे देखेंगे क्या इतना आ जाएगा आपका 1, तो ये आएगा 4/6, ये हो गया 2/3, ये तो हो सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन बन रहा है। 7 के में देखें 7 वर्ष इस समय मान लें 7 - 2 करेंगे तो 1/5 प्लस, और यहाँ पर 1/7 + 2 9, यहाँ पर करेंगे एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 45। जब 45 को चेक करेंगे तो 9 + 5 बराबर हो जाएगा आपका 14, 14/45, ना ये नहीं हो सकता। इसको करेंगे 1/5 का मतलब 1/3 प्लस वो 1/7, 3 7 का मतलब 21 एलसीएम हो गया, 21 का 7 + 3 बराबर 10/21, इसका मतलब ये भी नहीं, इसका मतलब उपयुक्त आंसर ये सही है, ठीक है। अब हम देखेंगे एजुकेशन।
ये क्वेश्चन देखिए सबसे ज़्यादा तहलका मचाने वाला क्वेश्चन यही था। इस क्वेश्चन को बच्चे देख के बहुत ज़्यादा घबराए थे। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं दिया हुआ था। इसमें बोला था एजुकेशन शब्द में अक्षरों के कितने प्रकार की व्यवस्था, अच्छा व्यवस्था कर लिखा था, थोड़ा सा हमने मतलब राइटिंग मिस्टेक हमारी हो गई है। व्यवस्था स्थित की जा सकती है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। अब देखिए स्वर इसमें हैं कितने, पहली बात तो हम स्वर को देख करेंगे। ई है, यू है, ई है, टी है, आई है, ओ है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास पांचों स्वर दिया है, तो पांचों स्वर दिया है तो 5 का फैक्टोरियल कर देंगे सीधा, ठीक है। अब देखेंगे इसको व्यवस्था करने के लिए क्या है, क्योंकि हमारे पास स्थान कितने हैं, टोटल स्थान हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्थान है। तो 9 स्थान पे तो हम इसको सेट नहीं कर सकते ना, इसमें कितने स्थान खाली मिलेंगे उतना ही स्थान पे करना, क्योंकि हमें पाँचों को एक साथ करना है। तो हम इसको करेंगे 9 - 4 का फैक्टोरियल इंटू कर देंगे, बस यहाँ हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल करने 120 आ जाएगा, इसको 120 ले, इसको आप कर भी सकते हैं ऐसे, देखिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इंटू 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब देखिए 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60, 62 = 120, ये 120 आ गया। इसी तरह ये भी 120 आ जाएगा। अब ये भी 120। अब स्क्वायर हम जानते हैं कि भाई 12 का स्क्वायर 144 होता है, एक जीरो और एक जीरो मिला के डबल जीरो। आंसर आ गया हमारा बी, आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तहलका मचाया था, इस बार देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ के। ये देख लीजिए, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसको व्यवस्थित करने के लिए ये समझिए, ये दिया हुआ है आपका, इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना है, 5 है। इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस कितना है, 7 है। इसका डिफरेंस कितना है, 4 दिख रहा है भाई। इसका डिफरेंस कितना है, 9 दिख रहा है। अब देखिए जब डिफरेंस इतना दिख रहा है तो इसको डिवाइड करके देखेंगे डिफरेंस। 5 के टेबल में करेंगे तो 2.6 के आसपास आ रहा है, ठीक। और ये देखिए 7 अगर करेंगे तो ये आ रहा है 4.74 या 28, 28 का मतलब 1, और 4.1 के आसपास ये जाएगा। फिर देखिए 4 के, ये तो कितना हो जा रहा है आपका, 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 के टेबल से डिवाइड करने के बाद तो ये 10.2 आएगा समथिंग, ओके। एंड ये 9 से डिवाइड करें तो 9 5 या 45, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो गया, सबसे बड़ी संख्या ये वाली हो गई, ओके फ्रेंड। ये वाली हमारी सबसे बड़ी, ये वाली कहाँ संख्या दी हुई है, देखिए किसमें सबसे बड़ी संख्या दी हुई है क्या, फ्रेंड 1 मिनट, एनीथिंग रॉन्ग देयर, मिल गया। मतलब देखिए ये सबसे छोटी संख्या दिया हुआ है, 30 सबसे छोटी है, तो 30 सबसे छोटी हमारी यहाँ मिल गई। उसके बाद फिर उससे बड़ी हमारी 29/36, फिर यहाँ पर 51/60, और ये हमारी, ये वाली आंसर हमारी सही हो जाएगी। बस इस क्वेश्चन में हमारे ये करना था। चलिए हम आपका अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, ये देखिए यहाँ पे क्या कहा है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर, मतलब कंसेक्यूटिव डेज बोल सकते हैं, या फिर रोज़ अगले दिन, हर अगले दिन पे जो आने वाले अंडे हैं उनकी संख्या पहले की से टोकरी में मौजूद अंडे के बराबर है। मतलब जो भी अंडा आएगा, जो आज जितना अंडा है कल उससे उतना ही अंडा कल उतना आएगा, फिर कल के बाद फिर जो आने वाला अंडा है वो जितने आज और कल रखे गए थे उसके बाद मिलाकर जितने अंडे हैं टोटल, मतलब टोटल अंडे जो टोकरी में प्रेजेंट है उतना अंडा आज फिर डाला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में भर जाती है, पूरी भर जाती है 24 दिन में। तो हम इतना मान लेते हैं हमारी टोकरी 24 दिन में फुल है, 24 दिन में फुल हो गई है टोकरी, तो ठीक है। हाफ कितने दिन में हुई होगी, 23 दिन में, मतलब आधी रही होगी तो आधी और डाल दिए होंगे तो फुल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ हो गई, तो हाफ की हाफ कितने दिन में होगी, 22 दिन में ना होगी भाई। यहाँ पर देखिए ये हाफ हो गई, तो हाफ के बाद क्वार्टर होगी, क्वार्टर होगी, तो क्वार्टर हमसे पूछ रहा है, एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब होता है क्वार्टर, एक चौथाई हमारे कितने दिन में, 22 दिन में, बस आंसर हमारा 22 मार देंगे, टेंशन खत्म। अब देखिए किसी क्लब में सदस्यों की में तंबोले और रम्मी में भाग लेने वाले, तंबोले और रम्मी में भाग लेने वाले की, तो रम्मी में 320 भाग लेते हैं, तंबोले में 350 भाग लेते हैं, ठीक है, और दोनों में 220। ये समझ लीजिए आपका ये हो गया यहाँ पर, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 11th में CBSE बोर्ड में, और उस समय तो यूपी बोर्ड में 12th में पढ़ाया जाता था, लेकिन इस समय शायद ये भी 11th में ही है इस समय बोर्ड की ज़िंदगी। तो ये देखेंगे आपका रम्मी वाले का,
ये देखिए रम्मी वालों का, ये तंबोले वालों का, और ये दोनों वाले हैं 200, ठीक है। तो 200 सॉरी 220 लोग हैं, मैं 200 ही दे रहा था, ये 320 और 350। तो ये देख लीजिए 220, इसमें से 220 घटा देते हैं, या 320 दिया हुआ है या 350 दिया हुआ है, इसमें से हम 220 कर सीधा मान लेते हैं। दोनों का एक फार्मूला होता है, हम आपको बता दे रहे हैं, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन होता है, मतलब टोटल जो होता है, टोटल बराबर हम मान लीजिए ए यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में ये आ गए, ए यूनियन बी में 350 प्लस 320 माइनस 220 करते हैं, तो ये टोटल बराबर आपके आ जाएंगे, तो ए यूनियन बी का मान ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए टोटल की संख्या कितना, 350 320 का मतलब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करने से बढ़िया, हम यहाँ 220 दिख रहा है, यहाँ से 220 हम घटा देते हैं, यहाँ बच गया 100, 350, 450, 450 का आंसर बोला, ये मिल गया आपका आंसर, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर की क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर है, छेदखंड का केंद्रक कोण कितना है। ये क्वेश्चन में कोई भी टीचर, अभी तक मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा जहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग कोचिंगों के टीचर जो हैं वो बच्चों को इस तरीके से बता रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत तगड़ा आया था, ये आया था, कुछ नहीं आया था भाई, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बैंकिंग के लेवल में आता था, हरदम आता है, और आपको मैं दिखा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए त्रिज्या, जो वृत्त का त्रिज्या वो दिया है, ये 14 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्यखंड जो सेक्टर दिया हुआ है, सेक्टर्स क्या होते हैं पहले ये तो जानिए, पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया थीटा बाई 360, ये डिग्री आपको सेक्टर निकालने के होते हैं, ठीक है। इसका मान दिया हुआ है 102.7, अगर 102.7 इसका मान दिया हुआ है तो आप ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये 22.7 दिया हुआ, कहीं ना कहीं ये 22.7 है, और ये आर का मान 14 गुणे 14 आप कर लीजिए, ठीक है। थीटा का मान पूछा तो यहाँ थीटा लिख दिया, 360 लिख दीजिए, ठीक है। 102.7, हमें थीटा का मान पूछा, थीटा इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 102.7 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपका 7 हो गया, यहाँ 360 हो गया, ठीक, बटा में कर लेंगे 22 गुणे 14 काट लीजिए, 2 आ गया, यहाँ पे 2 मौजूद है, यहाँ 2 मौजूद है, यहाँ पे भी बहुत सारे मौजूद है, ये काट लेंगे। अब कितना हो गया, यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ पर हम काटते हैं, कितना आ रहा है इसको बताइए, 18 आ रहा, ठीक है। अब ये 18 काटेंगे 90 आएगा, हमें जितना काट सकते हैं हम कोशिश नहीं करेंगे छोटा छोटा हो सके, 7 आ जाएगा, इसको 45 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको और इसे करने के तरीके बता रहा हूँ, ये अब देखिए क्या ये कट सकता है, क्या है, किससे कट रहा है, कोशिश करेंगे हम देखें किसी से काटने की, अगर किसी से कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो हम उसको नहीं काटेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ये इसमें क्या है, ये 7 है, 7 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटिए, इसको जब काटेंगे तो कितना, 7 से काट रहे तो 1, ठीक है, फिर 4 पॉइंट समथिंग 6 एंड 4 से 7, तो 6 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये कट गया, और ये काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.01। तो इसको अब जैसे तो बैंकिंग लेवल में क्या होता है कि जब हमारा यहाँ पे ना 5 से ऊपर जाता है तो हम इसको क्या लेते हैं, अप्रॉक्स मानते हैं। तो अप्रॉक्स मानने का मतलब होता है ये क्यू बराबर हो जाएगा थीटा बराबर 15, और ये क्या होता है इंटू 4, इसको भी अप्रॉक्स मानेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये डिग्री 60 के बराबर आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन हमेशा बैंक में हमेशा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन रिटर्न करने वाला है, इसलिए क्वेश्चन को वहाँ से ABPSC ने उठाकर इसको आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। ये ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में यही चीज़ आपकी खासियत है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपके 12th लेवल का क्वेश्चन है जिसमें हम एक बात बोलते हैं आपको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन को हल करने के लिए। जो अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन में आपको पूरा है कि किस मान के लिए समीकरण निकाय एक्स, मतलब ये दिया हुआ है आपको इक्वेशन दिया हुआ है, एक अनूठा सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन ए जो A2 है वो नहीं इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 के। अब देखिए हमारा B1 अपॉन B2 क्या है, A1 अपॉन A2 क्या है, हम इसको देखते हैं पहले, ठीक है, देख लीजिए। अब हमारा क्या कहना है कि A1 हमारा क्या दिया है, A1 हमारा 1 है, यहाँ पर देखिए इसका मान कुछ नहीं है तो ये A1 हो गया आपका, ठीक है। A1 बराबर कुछ नहीं है तो A1 का मान 1 मान लिया। यहाँ पर जो हमारा A2 है वो A2 हमारा 3 दिया हुआ है, ठीक है। B1 क्या दिया है,
ये जो कि नहीं बराबर होगा। b1 क्या दिया हुआ है भाई, b1 हमारा दिया है के माइनस के, ये माइनस के दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा b2 क्या दिया, 2 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है। तो हमसे बोल रहा है ये इसके बराबर नहीं होगा, तो कौन किसके बराबर नहीं होगा ये देखते हैं। तो 2/3 बराबर माइनस के नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, यह -2/3 नॉट इक्वल टू के। अब ये इक्वेशन अगर फॉलो करता है तो ये अनूठा सॉल्यूशन होता है। तो अनूठा सॉल्यूशन के ये मान नहीं हो सकता है, ये मान अगर नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये भी मान हो सकता है और ये भी मान हो सकता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी एक से अधिक। ये आज आपका रहा बीपीएससी का सारा क्वेश्चन करके आपको दिखाया, मतलब सारा आपके सामने ही सॉल्व किया, कोई क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व करके नहीं रखा। आप देख लीजिए आपके साथ कितने समय में सॉल्व किया गया, ये आप समझ सकते हैं और ये आपके लिए बेटर होगा। प्लीज़ स्टार्ट ज्वाइन माई चैनल एंड कीप ट्राइंग विथ मी ऑल्सो। थैंक यू दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अगले आपके शिफ्ट के लिए। ये पहला शिफ्ट का क्वेश्चन था। थैंक यू।